नमस्कार भाइयों और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस लेख का शीर्षक है न्याय व्यवस्था की मदारी जैसी भूमिका। किसी भी देश के लिए उसकी न्याय व्यवस्था का सुव्यवस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अगर न्याय व्यवस्था सुव्यवस्थित होती है तो उस देश में बहुत ही तीव्र गति से विकास होता है और वहाँ के नागरिकों का जीवन श्रेष्ठतम और महानतम हो जाता है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। अब आपके समक्ष मेरा लेख प्रस्तुत है। इस लेख का शीर्षक है न्याय व्यवस्था की मदारी जैसी भूमिका। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद पर मुकदमा चलाया था। इस मुकदमे में पतंजलि पर यह आरोप लगाया गया था कि वह कुछ विशेष रोगों का इलाज नहीं कर सकता है। योग के माध्यम से बहुत से रोगों का इलाज बहुत ही श्रेष्ठतम ढंग से हो सकता है। आयुर्वेद भी बहुत ही श्रेष्ठतम चिकित्सा व्यवस्था है। आयुर्वेद और योग बहुत महानतम चिकित्सा व्यवस्था है। ये दोनों ही चिकित्सा व्यवस्था मनुष्य को परम महानता प्रदान करते हैं। योग करने से हमारा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। योग हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये बात पूरी तरह से स्थापित हो गई है। न केवल भारत में स्थापित हो गई है बल्कि संपूर्ण विश्व में स्थापित हो गई है। योग सबसे श्रेष्ठतम चिकित्सा व्यवस्था है। योग से हमारा शरीर श्रेष्ठतम हो जाता है। योग से हर तरह की बीमारी खत्म हो जाती है। योग से श्रेष्ठतम चिकित्सा व्यवस्था पूरे विश्व में कोई भी नहीं है। योग के माध्यम से महर्षि पतंजलि ने भारत के लोगों को महानतम प्रेरणा दी थी। जब से भारत में भाजपा की सरकार केंद्र में आई है तब से बहुत से विनाशकारी लोगों की हालत बहुत ही ख़राब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय बहुत ही ख़राब आए हैं। सुप्रीम कोर्ट से कुछ निर्णय बहुत ही ख़राब आए हैं। कुछ निर्णय बहुत ही श्रेष्ठतम है। हमारे देश की न्याय व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण है। यह न्याय व्यवस्था परम अपराधीकरण और परम भ्रष्टाचार को बढ़ाती है। हमारा संविधान बहुत ही दोषपूर्ण है, इसीलिए हमारी न्याय व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण हो गई थी। अभी तक हमारे संविधान की मनुष्य विरोधी प्रवृत्ति को नष्ट नहीं किया गया है। हमारे संविधान हमारे इतिहास की पुस्तकों को भी अभी तक बदला नहीं गया है। हमारे इतिहास को बहुत ही गलत ढंग से पढ़ाया जा रहा था। इसे सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे देश में धर्मांतरण का खेल बहुत ही खतरनाक तरह से चल रहा था और अभी भी चल रहा है। वर्तमान सरकार ने अभी तक इस परम अपराध को नष्ट नहीं किया है। आज भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये भारत के लिए बहुत अच्छा है। बहुत से लोग धर्मांतरण का बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहे हैं। ऐसे परम अपराधी लोगों को ना तो सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, ना ही वर्तमान सरकार ही रोक रही है। बाबा रामदेव ने योग और आयुर्वेद का बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया था और अब भी कर रहे हैं। योग की क्रांति ने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया है। 2014 से पहले हमारी राजनीति जाति और अपराध पर टिकी हुई थी, पर 2014 के बाद भारत की राजनीति पूरी तरह से विकास के आधार पर चलने लगी। वर्तमान भाजपा सरकार ने धर्मांतरण को रोकने के लिए कठोर कानून नहीं बनाए हैं, इसीलिए धर्मांतरण का परम घटिया खेल अभी तक चल रहा है। इस धर्मांतरण के खेल को रोकना बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट कई बार असफल हो चुका है।
एक बहुत ही घटिया संविधान भारत के लोगों पर थोप दिया गया था। इस घटिया संविधान ने हमारी संपूर्ण व्यवस्था को खराब कर दिया था। अब इस संविधान को बदलना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान समय में राजनीति में, प्रशासन में और जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपराधियों की भरमार हो गई है। अपराधियों को राजनीति में आने से हमारा संविधान और सुप्रीम कोर्ट नहीं रोक सकता है। और 2014 से पहले हमारी राजनीति में और प्रशासन में अपराधियों की भरमार हो गई है। वर्तमान भाजपा सरकार को सत्ता में आए हुए 10 साल हो गए हैं, पर फिर भी अभी भी भाजपा के बहुत से सांसद और विधायक परम अपराधी हैं। कुछ ही दिनों बाद भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। आज भारत हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है। जस्टिस विद इन ईयर का कानून सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। ये इस सरकार की बहुत बड़ी असफलता है। बहुत से प्रगतिशील वकीलों का कहना है कि हमारी न्याय व्यवस्था सड़ गई है और इसे सुधारना बहुत ही ज़रूरी है। काला धन अभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। नोटबंदी और जीएसटी लागू होने के बाद थोड़ा बहुत काला धन समाप्त हुआ है, पर अभी तक काला धन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। भाजपा के बहुत से नेताओं के पास आज भी बहुत सा अकूत काला धन है और अन्य पार्टियों के पास भी बहुत सा काला धन है और बहुत अकूत मात्रा में है। वैसे जस्टिस विद इन ईयर का कानून बनाकर हम लोग भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और काले धन पर बहुत करारा प्रहार कर सकते हैं। भ्रष्टाचार, अपराधीकरण और काले धन को रोकने के लिए हमारे संविधान और न्याय व्यवस्था में बहुत से परिवर्तन करने पड़ेंगे। अभी तक ये परिवर्तन नहीं हुए हैं। वैसे 2014 के बाद अपराधीकरण और अपराध में बहुत बड़ी कमी आई है। जिहादी आतंकवाद के खतरे के प्रति ये सरकार गंभीर नहीं है। इस सरकार ने इस खतरे को ढंग से समझा नहीं है। बहुत से गरीब लोगों को सुप्रीम कोर्ट से न्याय नहीं मिलता है और हमारी जो निचली कोर्ट हैं, जिला की जो कोर्ट है और जो हाई कोर्ट है, वहाँ से भी कई बार गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलता है। पर बहुत से परम धूर्त किस्म के वकील ऐसे होते हैं जो कि पैसे लेकर बड़ी आसानी से न्याय को खरीद लेते हैं। न्याय को खरीदने का खेल अभी भी चल रहा है। कुछ वकील ऐसे हैं जो कि अपनी मार्केट वैल्यू को बढ़ाने के लिए कंट्रोवर्शियल केस को ले लेते हैं। ऐसे एक उदाहरण है देश के नामी वकील राम जेठमलानी का, जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्यारे का केस फ्री में इसलिए ले लिया था ताकि उनकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर वकील खूब पैसा बनाने की अंधी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट को इस प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। वैसे इस तरह की घटनाओं के लिए हमारा संविधान ही दोषी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत ही दोषपूर्ण थी। सरकारी स्कूलों में साल भर कोई भी पढ़ाई नहीं होती थी, इसलिए हमारा देश एक विकसित देश नहीं बन पा रहा था। पर 2014 के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सा परिवर्तन हुआ है। इस परिवर्तन ने हमारे समाज को पूरी तरह से बदल दिया है। कुछ ही दिनों बाद हमारा देश एक विकसित देश बन जाएगा और विकसित देश बनना ही हमारे देश का परम लक्ष्य है और यही हमारे नागरिकों का भी परम लक्ष्य होना चाहिए। तो इस तरह बंधु मेरा ये लेख समाप्त होता है। मेरे लेख को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। मेरे लेख को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत अमर रहे। भारत के लोग अमर रहें। भारत विकास करता रहे। भारत आगे बढ़ता रहे। जय हिंद।